नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमलेश्वर जी की कहानी दुनिया बहुत बड़ी है। कमलेश्वर जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है। अभी 2 दिन पहले तक उसे भी यही लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर उसे दुनिया के बड़े होने का विश्वास ना होता तो वह कभी ना भागती। यही तो सोचा था उसने। कहीं ना कहीं तो सिंह समा ही जाएंगे। ऐसी भी जिंदगी क्या जिसमें दो दो पैसे के लिए मुंह ताकना पड़े। स्टेशन पर बैठे बैठे वे यही सब सोच रही थी। सोचते सोचते कभी ध्यान में आ जाता कि स्टेशन पर खोजता हुआ कोई भी मिल जाए तो मन हल्का हो जाए। उस देहरी पर लौटकर पैर रखते हुए झिझक ना हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। स्टेशन पर बैठी भी कब तक रहेगी, लेकिन जाए भी तो कैसे। बैठे बैठे सभी बातें याद आ रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर थकता जा रहा था वह घर में भार होती जा रही थी, और उसे लगा कि एक ना एक दिन हर जिंदगी भार हो ही जाती है, चाहे दूसरों के लिए हो या अपने लिए। लेकिन यह भार ऐसा है जिसे कहीं फेंका नहीं जा सकता। 30 बरस से वह उस घर में थी। जब से उसके पति की मौत हुई उसी घर ने उसे पनाह दी। वैसे उसका अपना मकान था, पर शहर छोटा था। कुल 8 रुपए किराया मिलता था। उसमें कैसे गुजारा होता, और 40 बरस पुराना कलंक भी तो उसके माथे पर था। 40 बरस पहले उसने किसी की परवाह नहीं की थी। तब बाबू सालिग्राम उस छोटे से ताल गांव में पोस्ट मास्टर होकर पहुंचे थे। डाक खाना नया नया खुला था। ताल गांव में आसपास के गांव की भी डाक जमा होती थी, और 4 हरकारे खाकी वर्दी पहने लाठी में घुंघरू बांधे गांव गांव घूमकर डाक बांटते थे। बड़ा रुतबा था डाक बाबू का। उनके साथ ही जैसे नई जमाने की रोशनी पहुंची थी गांव में। डाक खाना एक कच्चे कमरे में आबाद हुआ था। गांव के लोग बाबू सालिग्राम के कोट के बटन देखने पहुंचे थे, और बाबू साहब ने सबको चिट्ठी लिखने का तरीका और लेटर बॉक्स में डालने की तरकीब बताई थी। लेटर बॉक्स को सब लोग बम्बा ही कहते थे, और उसका अबीरी रंग देखकर मुखिया ने समझाया था, जय बम्बा हनुमान जी के वंश को हो। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी की मुद्री सीता जी के पास पहुंचाई थी, उसी भांति यह बम्बा भी संदेशा पहुंचाता है। लोगों ने उनकी बातें तो बहुत ध्यान से सुनी थी, और जब सब लोग सिर हिलाकर तायद कर रहे थे तो एक ने मजाक किया, मुखिया जी आपो अपन सीता जी के संदेशा भिजवाए दे हो, 3 महीना से बाहर है सीता जी। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। बाबू सालिग्राम के लिए सारा सामान आनन फानन में जमा हो गया था। खाट आ गई थी और खाने पीने का इंतजाम भी हो गया था। मुखिया का लड़का रोज सवेरे दातुन तोड़कर दे जाता था। ताल गांव के लोग बहुत खुश थे कि बस्ती में कम से कम मिडिल पास मुंशी जी तो आ गए। और जब लाम पर गए हरभजन सिपाही की खैरियत का खत 7 समुंदर पार से आया था तो गांव में सनसनी सी फैल गई थी। बाबू सालिग्राम उसके घर खुद खत पहुंचाने गए थे। घर में माँ थी और एक बहन अन्नपूर्णा। 7 हाथ का लड़का फौज में भर्ती हो गया था और अंग्रेजों के लिए तुर्की के मोर्चे पर लड़ रहा था। उसी दिन पहली बार अन्नपूर्णा ने डाक बाबू को अच्छी तरह देखा था। दूसरे ही दिन वे अपने जवान भाई को चिट्ठी लिखवाने पहुंची थी। सालिग्राम खतों पर मुहर लगा रहे थे। अन्नपूर्णा को देख उनका हाथ ठिठक गया। तब अन्नपूर्णा ने विनती की थी, एक चिट्ठी लिखवानी है। वह बोलती चली जा रही थी, बीरन मेरे, हम सब की उम्र तुम्हें ही मिल जाए। भैया हमारी फिक्र मत करना। अम्मा की आंख में जाला पड़ गया है। रो रोकर उन्होंने अपनी आंखें खराब जो कर ली। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं देता। बीरेन और कौन है हमारा तुम्हारे सिवा। अब तो तुम्हारे जीते जागते लौट आने का इंतजार है। चौकसी से लड़ना। अम्मा ने इस फसल पर गन्ना नहीं खाया, घर तक में नहीं आया, सिरका भी नहीं रखा गया। तुम्हारी याद आती है। जब तुम आओगे तभी सब कुछ होगा। और यही सिलसिला था जिससे वे दोनों पास आए थे। मोर्चे पर लड़ते हुए अन्नपूर्णा के भाई की एक चिट्ठी और आई थी। जैसे ही चिट्ठी आती थी सालिग्राम फौरन लेकर पहुंचते और उसकी माँ दहाड़ मारकर रो रो कर सुनती थी। उसके बाद मोर्चे से चिट्ठी आना बंद हो गई, और तब सालिग्राम को अपनी सांस घुटती सी लगी। अन्नपूर्णा का जवान भाई जैसे उसका अपना कोई सगा संबंधी बन चुका था।
अलग टिकट का लिफाफा खोजना उसकी आदत हो गई थी। और एक दिन जब चिट्ठी का इंतजार जिंदगी भर का इंतजार बन गया तो सालिग्राम का मन भी उचट गया था। उसे पूरा गांव वीरान दिखाई देने लगा। वह तबादले की बात सोच ही रहा था कि तभी उसने यह महसूस किया था कि वह इस तरह ताल गांव से जा भी तो नहीं सकता। कहीं कुछ और भी था जो उसे जाने से रोक रहा था। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा और वह बात तो सुना ही रही थी। आखिर और कोई रास्ता न देखकर सालिग्राम अन्नपूर्णा ने उस जमाने में बहुत बड़ा कदम उठाया था। गुरसाहेगंज के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। इक्के में बैठकर माँ सहित तीनों गए थे और चुपचाप शादी हो गई थी। ताल गांव के लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। मुखिया ने तो जाकर थानेदार से शिकायत की थी। इस तरह आदमी अगर सरकार भेजेगी तो गांव की औकात धूल में मिल जाएगी। आप मुंशी सालिग्राम को फौरन इस गांव से हटवाएं, नहीं तो बलावा हो जाएगा। थानेदार ने सीधा सा जवाब दे दिया, भाई हम क्या कर सकते हैं, यह अलग डिपार्ट का आदमी है, हमारे मताहत नहीं। पुलिस के मताहत कौन नहीं है? मुखिया ने पैरवी की थी। आप चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और उन लोगों का गांव में रहना मुहाल हो गया था। एक हरकारा बिना बात पीट दिया गया था। आखिर सालिग्राम को ताल गांव छोड़कर भागना ही पड़ा। तबादला हो नहीं पाया, इसलिए वह अन्नपूर्णा को लेकर चला आया था। नौकरी छोड़ दी थी। बहुत कहने के बावजूद अन्नपूर्णा की मां साथ नहीं आई थी। दामाद के घर जाकर यह पाप आखिरी वक्त करने को वह तैयार नहीं थी। और इस तरह 40 वर्ष पहले उसका घर गांव छूट गया था। सालिग्राम के घराने में भी उसका स्वागत नहीं हुआ। पता नहीं कैसी औरत है, लड़कियों पर तो इसकी परछाई भी ना पड़नी चाहिए। सभी घरों में अन्नपूर्णा को लेकर घोर असंतोष था। क्या पता चमारी नैया धानुक ईसाई की तरह ब्याह करके आई है। देखो ना कैसे पत्तीदार बाल काटती है, अस्पताल की ईसाई काली मेम की तरह। लेकिन अन्नपूर्णा ने किसी की परवाह नहीं की। सालिग्राम ने अपने हिस्से का मकान अलग करवाया और उसे लेकर बस गए। तीज त्योहार में उन्हें कोई नहीं बुलाता। घोर सनातनी परिवारों में उनकी आमद दरफ्त बंद हो गई। इतवार को जब सालिग्राम अन्नपूर्णा को लेकर आर्य समाज मंदिर जाते तो गली में सब खिड़कियों के पर्दे हिलने लगते। उनके पीछे से तमाम आंखें झांकने लगती और फुसफुसाहट शुरू हो जाती। और अब यहाँ स्टेशन पर बैठे बैठे यह सोचकर उसे वैसी ही अनुभूति हो रही थी। जब वह गली में कदम रखेगी तो कुछ कुछ वैसी ही फुसफुसाहटें आज भी होगी। लोग क्या सोचेंगे और घर में लोग किस तरह पेश आएंगे, शायद निकाल भी दें। रह रहकर उसकी आंखें भर आती थी। सूने स्टेशन को वह उदास आंखों से देखती थी तो कभी पिछली बातें तस्वीरों की तरह सामने आती, कभी वे बातें जो आगे होने वाली थी। मन अपने भविष्य से भागकर पीछे ही भटकता है। 8 बरस इसी तरह अजनबियों के बीच उसने वक्त काटा। बाबू सालिग्राम ने एक दुकान खोल ली थी, उसी से खर्चा चलता रहता था। पर सालिग्राम से शादी कर लेने का कलंक उसके माथे पर तब से आज तक लगा हुआ है। उसके लिए दोनों बस्तियां वीरानी हो गई थी। ताल गांव में रहना नहीं हो सकता था और यहाँ कस्बे में रिश्तेदारों ने उसे अपना नहीं बनाया था। जब सालिग्राम ने शादी की थी तो ताल गांव से ही एक खत उन्होंने अपने बड़े भाई को लिखा था जिसमें अन्नपूर्णा का जिक्र था। भाई साहब, आप अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होंगे। तंदुरुस्त बदन, गेहुआ रंग और चौड़ी पेशानी है उसकी। मैंने खूब सोच समझकर शादी की है। उनके बड़े भाई कुड़ कर यह खत सबको सुनाते फिरते। देखो बेहया को खूबसूरती वहाँ खान रहे हैं, मैं तो कदम नहीं रखने दूंगा घर में। तब से अन्नपूर्णा की खूबसूरती का वर्णन एक मजाक का विषय बन गया था। 10वें बरस सालिग्राम का एकाएक देहांत हो गया और अजनबियों से भरी बस्ती में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। ताल गांव में माँ कब की मर खप गई थी इसका कुछ पता नहीं चला। कौन लिखता चिट्ठी? सालिग्राम की मौत के बाद कुनबे के बुजुर्गों में बात हुई। तब उसके खाने पीने के इंतजाम के लिए यही तय हुआ कि घर किराए पर उठा दिया जाए और जिससे उसकी आमदनी से यह अपना पेट भरती रहे। पर पहाड़ सी जिंदगी कैसे कटती? आखिर अन्नपूर्णा रिश्ते के एक देवर के यहाँ चली आई थी और आज 30 साल हुए वह जैसे तैसे वक्त काटती आई है। 30 बरस से उसे यही सुनना पड़ रहा है, ना जाने कितनी लंबी उम्र लेकर आई है यह औरत। और अब जब उसका शरीर थक रहा है तब भी वह पिछली पीढ़ी से चला आता मजाक पीछा नहीं छोड़ता। जरा चौड़ी पेशानी देखो इनकी और गेहुआ रंग। जब घर की छोटी छोटी लड़कियां और नई ब्याही बहुएं यह ताना कसती थी तो तीर की तरह छिदता था उसका मन और करता था कि यह सब छोड़कर कहीं चली जाए। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो सिंह समा ही जाएंगे।
शाम को जब वह छत पर पानी छिड़कने के लिए भर भर बाल्टियां ले जाती तो दम फूल जाता। तब वहीं मुंडेर पर बैठकर वह दूर तक फैले खुले आसमान को देखती थी और आंखें भर आती थी। गंदले पानी की तरह आसमान का रंग होता और गर्मियों के घुटन भरी शाम में उसका जी बहुत घबराता था। दूर दूर तक गंदले आसमान में चीलें उड़ती होती और बहुत दूर बबूल के जंगल के पार से जब रेल की सीटी आती तो उसका मन बहुत छटपटाता। सामने की नीम के पेड़ पर नजर आती तो वहीं अटक जाती। बसेरे के लिए बैठे हुए पक्षी बहुत शोर करते। वह शोर भी उसे अच्छा नहीं लगता था। अंधेरा धीरे धीरे उतरता था। नीम में उलझी कटी फटी पतंगे फड़फड़ाती रहती थी। सुबह से शाम तक वही एक रस काम। उमस भरे कमरे को साफ करना, फिर बर्तन मलना, बच्चों के हाथ मुंह धुलाना, कपड़े बदलना, सबके खा चुकने के बाद खाना और दोपहर में गंदे कपड़ों की लहदी धोना। जैसे जैसे दोपहर कटती तो शाम को हवेली जैसे मकान में छिड़काव और दिया बत्ती करना, छतों को तर करके बिस्तर लगाना और आधी आधी रात तक तारों को गिनना। वही कमरे, वही दरवाजे, अलमारियां और ताक, धुआं भरा चौका और जले हुए बर्तन, गंदे कपड़ों की वही गंध, बिस्तरों की वही सलवटें, घरों पर छाया हुआ सा एक अंधेरा, थकान भरी सुबह, लंबी जिंदगी की तरह फैली हुई दोपहरी और घुटी घुटी शाम। 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 20 बरस। दूर तक फैली हुई छतें, गंदला आसमान और बबूल के जंगल के पार से आती हुई रेल की सीटी, क्षण दो क्षण के लिए रेल के गुजरने की धड़कन और फिर गहरा कर छाने वाली उदासी। बहुत बार उसका मन हुआ कि किसी बात को लेकर घर में उलझ पड़े, पर बुढ़ापा जैसे तोड़ता जाता था। किसी के सामने मुंह भी तो नहीं खोल सकती थी। 30 बरस का एहसान था इस घर का, सुनेगा कौन? सब यही कहेंगे कि इस बुढ़ापे में आकर मत कट गई। अरे जब से आंखें खराब हुई हैं और देह जवाब देने लगी है, तब से उसे लगता था कि जुल्म बढ़ता जा रहा है। आखिर एक दिन दबी जबान में उसने पड़ोस की बूढ़ी से कह ही दिया, इतना सताते हैं ये लोग कि क्या बताऊं भाभी। अब तन तो चलता नहीं, 60 पार कर लिया, पर इन लोगों को कुछ भी ख्याल नहीं है। हारी बीमारी में अस्पताल चली जाती हूँ तो घर का कोई पूछने तक नहीं आता कि जीती है कि मरी। रिश्ते की बूढ़ी भाभी ने समझाया था, अन्नो इतना वक़्त यहाँ काट दिया तो अब आखिरी वक़्त तो जैसे तैसे और निभा जाओ। तुम्हारा और है भी कौन? जो कुछ है यही लोग हैं। आखिर 30 बरस इसी घर में तो तुम्हें सहारा दिया है। और वह बैठी सोचती रह जाती थी, 30 बरस सहारा दिया, यह तो सही है, पर इन 30 बरसों में भी तो इस घर में कुछ नहीं बन पाई। मन का कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाया। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे खुलकर मन का दुख सुख कह लेती। आधी रात में किसी को जगाकर छटपटाते हुए मन की बातें बांटती। किससे कहती कि ये देवियों के दर्शन करने का मन है, 1 रुपए की ज़रूरत है। किसे बताती कि धोतियाँ चिथड़ा हो गई हैं, आंखों में से अब अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ता। वक्त के साथ साथ जिंदगी भार होती जा रही थी, औरों के लिए भी और खुद अपने लिए भी। और जब उसे दिल का दौरा पड़ा था तो घर वालों ने हमेशा की तरह उसे अस्पताल भिजवा दिया। यहाँ इसमें किसमें इतना बूता है जो इसकी देखभाल करे, वहीं ठीक रहेगा। और उसके टीन के बक्से में 2-4 धोतियाँ, 1 गिलास, 2 तश्तियाँ और 1 चम्मच रखकर नौकर अस्पताल पहुंचा आया था। अन्नपूर्णा अस्पताल में पड़ी रही। हर शाम को उसने घर से किसी के आने का इंतजार किया, पर कोई नहीं आता था। तब मन में यह भी आया था कि कहीं घर में किसी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, नहीं तो कोई ना कोई आता जरूर। फिर भी मन करता था कि कोई तो आए। और जब एक शाम को अस्पताल से छुट्टी ही मिल गई थी तो अपना टीन का बक्सा लिए वह अस्पताल के फाटक पर बहुत देर बैठी रही। मन बहुत छोटा हो रहा था, कहीं चली जाए, कोई भी ऐसी जगह तो हो जहाँ कोई उसे अपना माने, जो जगह उसकी अपनी हो। तभी स्टेशन जाते हुए इक्को की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी और मीलों दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी कानों में गूंजने लगी। हर शाम यह रेल जाती है उसके गांव की तरफ। इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है और पूरे 40 बरस के बाद उसने भीतर ताकत सी महसूस की थी। जिंदगी की शाम में रास्ता बदलने की बात सोची थी। रेल का सफ़र तय करके अपना टीन का बक्सा उठाए वह इक्के से ताल गांव के मंदिर पर उतरी थी। सब कुछ वैसा ही था। हर टोला अपनी जगह आबाद था। कुछ पेड़ कट गए थे पर बाकी खड़े थे। रास्ते वही थे, सिर्फ ठाकुरों की हवेली की दीवारें ढह गई थी और 4 अगहा वाली जमीन में मदरसा नजर आ रहा था। जैसे तैसे टीन का बक्सा दबाए वे भीतर गांव में पहुंची। कुछ नए मकान बन गए थे, कुछ चबूतरे पक्के हो गए थे, छप्परों की जगह टीनें पड़ गई थी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पहचाना हुआ सा था। अपने घर के सामने पहुंची तो खंडर पड़ा हुआ था। दरवाजे की चौखट सड़कर बाहर निकल आई थी और गिरी हुई कच्ची दीवारों के ढेर पर बेरियों के बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। सूखी हुई घास पर जाला पूरा हुआ था। अपने घर के सामने उस क्षण में बहुत अकेली हो गई थी।
सामने वाले चबूतरे पर उसने बक्सा रखा तो किसी ने पूछा, किसके यहाँ जाना है? अरे, तुम सोबरन के लड़के तो नहीं हो? अन्नपूर्णा ने पहचानने की कोशिश करते हुए पूछा था और जवाब पाकर कहा था, तुम हमें नहीं पहचान पाओगे, हम तुम्हारी बुआ हैं। सोबरन भैया होते तो पहचान लेते। गांव की एक आध बूढ़ी औरतों ने उसे पहचाना, पूछ कर वे उठ गई थी। सोबरन के लड़के ने उसे रात भर के लिए ठहराकर सुबह यूं ही पूछा था, बुआ इधर कैसे आ गई, कहीं और जाना था क्या? एक क्षण के लिए अपने को संभालते हुए उसने कहा, ऐसे ही मन भटका तो गांव देखने चली आई, शाम को चली जाऊंगी। वहाँ शहर में अपना घर मकान है, देवर जेठों के बाल बच्चे हैं। और शाम को इक्के पर बैठकर वह फिर वापस स्टेशन पर आ गई। गाड़ी सुबह चलती थी। रात भर पड़ी पड़ी सोचती रही, कोई ना कोई अस्पताल जरूर पहुंचा होगा। क्या सोचते होंगे वे लोग? इस तरह भाग आई, ना जाने कहाँ कहाँ खोज रहे होंगे। ऐसे में अब कैसे घर जाए? कहीं और किसी तरह, लेकिन कहाँ? दुनिया तो बहुत छोटी है। वही गली, वही मकान, घर के सामने नीम का पेड़ जिसमें लटकी हुई कटी पतंगे और बबूल के जंगल के पास से आती हुई रेल की सीटी। इतनी ही तो बड़ी है इसकी दुनिया। सुबह की गाड़ी से वह लौट आई थी। बहुत चाहती थी कि कोई स्टेशन पर खोजता हुआ मिल जाए तो मन हल्का हो जाए और वापस उसी देहरी पर पैर रखते हुए झिझक ना हो। वह वहीं स्टेशन पर बैठी थी। धीरे धीरे स्टेशन की चहल पहल खत्म हो गई। कुली चले गए थे, सवारियां भी चली गई थी। दूसरी गाड़ी शाम को आती थी। रेल के बाबू लोग भी ताला बंद करके सामने क्वार्टरों में चले गए थे। प्लेटफॉर्म सूना था। सामने सड़क थी। सड़क के बाईं ओर है बबूल का जंगल और उसके पार है घर, और इधर है पटरियां जिन पर रेल जाती है, जो बहुत बड़ी दुनिया का चक्कर लगाकर रोज लौट आती है।